नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। सो गाइज, हमने ये चैनल नया शुरू किया है केवल और केवल आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है car B is running twice as fast as car A. If car A covers a distance of 90 km in 1.5 hours, what is the speed of car B? एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कार बी कार ए के मुकाबले दुगनी तेजी से दौड़ रही है और अगर कार ए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा लगा रही है तो कार बी की गति क्या है। सो गाइज वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये वही क्वेश्चन है जो विद इन 1 मिनट या फिर बिना पेन उठाए किए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें कार ए की, क्योंकि इसी का हमें डाटा दिया होगा तो इसीलिए हम कार ए से शुरुआत करेंगे। तो हमें सबसे पहले उसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ कार ए। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 90 और टाइम हमें दिया हुआ है 1.5 आवर्स। अब अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा और हमें 15 का टेबल आता है, 15 6 जा 90 और जीरो का जीरो। सो ये तो बात हो गई कार ए की। कार ए की स्पीड हमारे पास क्या आ गई? इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब पहली लाइन में ही हमें दिया हुआ है कि कार बी इज रनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए, यानी कार बी की जो स्पीड है, कार बी की जो स्पीड है, अगर हम बात करें कार बी की, तो कार बी की स्पीड जो है यानी एस बी वो है ट्वाइस ऑफ एस ए। ये हमें यहाँ पर ये बात हमें बहुत क्लियरली मेंशन की हुई है। अब इस चीज को हम देखते हुए हमने स्पीड ऑफ कार ए अभी अभी निकाला है, यानी ट्वाइस इंटू 60। ये अभी अभी 60 निकाला है हमने। सो उसी हिसाब से स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 2 इंटू 60, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आवर आंसर। अकॉर्डिंग टू इट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो गाइज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है हमसे कि अगर आप 500 रुपए प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए हैं किसी दुकान पर, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आप 2 वस्तुओं के पैसे देते हैं और उसके बाद आपको एक वस्तु मुफ्त मिलती है। सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? सो गाइस जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे जाए कि आप 2 वस्तुओं के पैसे देते हैं और उसके बाद आपको 2 फ्री मिलती हैं, 1 फ्री मिलती हैं, 3 फ्री मिलती हैं। ये ऑफर चलते हैं ना जो दुकान पे, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल फ्री है, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। सो इस तरीके के क्वेश्चन करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी ऐसा लिखा हो कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री और बाय 5 गेट 1 फ्री, सो जो फ्री वाली चीज है उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। जैसे कि हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसने 2 वस्तु तो खरीदी है और एक उसे मुफ्त मिली है, यानी फ्री वाली को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे ऊपर। और टोटल जितनी वस्तुएं हैं, मतलब फ्री वाली मिला के और पेड मिला के जिसके हमने पैसे दिए हैं, उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी 2 प्लस 1, दैट इज 1/3। बस इसी काम में परसेंटेज निकालना है, यही हमारा फ्रैक्शन आ गया। सो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा 33.33%। सो गाइज मुझे क्या लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। सो हमारे आंसर जो हो जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं आपको इस वाले पैटर्न की एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा देता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने वहां पे लिखा देखा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। सो अगर आपने कहीं ऐसा देखा तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि यार ये तो 100% फ्री हो गया, बट ऐसा नहीं होता। सपोज कीजिए मैंने जो अभी आपको ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग फ्री वाला कितना है? फ्री वाला है हमारा 1। सो यानी न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 और जितना हमें टोटल हुआ यानी फ्री वाला और जितना हमने पे किया उतना भी, तो डिनोमिनेटर में हमारा वही आएगा कि फ्री और पेड दोनों की अमाउंट मिला के। सो दैट इज 1 प्लस 1। ये हो गया हमारा 1/2 और 1/2 फ्रैक्शन डिनोट करता है 50% को। सो आई होप गाइज आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है सो आप इसे गलत नहीं करोगे। और देखने वाली बात यहाँ पे ये है, इसने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ दिया
यू वेंट टू बाय 3 आर्टिकल्स वर्थ 500 ईच, इस डाटा का यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होना ही नहीं था। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें हमें पूछा गया है cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 और हमसे पूछा गया है sec थीटा प्लस cos sec थीटा की वैल्यू। सो गाइज ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। और अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है या नहीं। आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है cos थीटा की वैल्यू। सो अगर हम इसे ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करें और इसे हम थीटा मान लेते हैं, सो cos थीटा की वैल्यू ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और अगर हम देखें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये एक ट्रिपलेट है, 4 3 एंड 5। ये एक ट्रिपलेट होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके के फास्ट कैलकुलेटिव ट्रिक्स आप लोगों को पता हो कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो मैंने बोला ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपनी ओपिनियन दीजिए जिसके कारण मुझे हेल्प मिले कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे बनानी चाहिए। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। सो गाइज इसी के ट्रिपलेट की वजह से हमें पता चल पाया कि ये वाली जो साइड होगी ये 3 होगी। ये एक ट्रिपलेट होता है। सो गाइज अगर ये थीटा है तो ये 3, ये साइड 4, वो हाइपोटेन्यूज हमारी 5 हो जाएगी। सो इसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं सेक थीटा तो वैसे भी हमें पता ही है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा 5/4। और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, यानी ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो साइन थीटा अगर हम यहाँ से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम मैं लिख देता हूँ साइन थीटा 3/5। साइन थीटा हमारा हो जाएगा 3/5। सो कॉसेक थीटा अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा हमारा 5/3। और हमसे इन दोनों का एडिशन ही पूछा गया है, यानी कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस 5/3। सो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 5 कॉमन ले लेते हैं और ये 1/4 प्लस 1/3, 5 इंटू 4 प्लस 3, इधर एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 4 इंटू 3। सो इसे हम सॉल्व जब कर लेंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 5 इंटू 7/12, यानी कि 35/12, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 35/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो लेकर आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में मैं श्योरली एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें सारे फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। सो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है Q purchased a table for 13,500 and sold it at 11,000। सो उसका लॉस परसेंटेज क्या होगा, यानी Q ने एक 13,500 रुपए में मेज खरीदी और 11,000 रुपए में बेच दी, तो उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। सो गाइज हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, लॉस परसेंटेज, सो इसमें क्या होता है, इसमें इसका सीधा फॉर्मूला होता है हमें लॉस कितना हुआ, लॉस अपॉन सीपी। हुआ कितने पे है, वो तो सीपी पे ही हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने कोई चीज खरीदी थी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इनटू 100। बेसिक, बहुत इजी, बहुत इजी। ये उन्हीं क्वेश्चन में से है जो विद इन 50 सेकंड्स के अंदर हो जाते हैं। सो लॉस हमारा यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है, अगर 11,000 में कोई चीज बेच दी और खरीदी 13,500 में थी तो 2,500 रुपए का हमें नुकसान हुआ है, यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। और खरीदी कितने में थी, सीपी क्या था उसका 13,500 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए।
सो हमने ये इसे यहाँ पे कट किया, ये 5 से काटा, 500 एंड 27। सो यानी आंसर पॉइंट में आएगा 500 अपॉन 27। अगर हम इसे कट करते हैं हमें समझ आ जाता है कि ये 1 यानी ए या डी में से कोई एक होगा। कट करके देख लेते हैं। 18 दा एंड 0.52। सो गाइस पॉइंट में इसका आंसर आ रहा है और ये हमारा बैठेगा 18.52% यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन थी बट लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, किया जा सकता है। सो गाइज ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं और इसका हमें मोड और मीडियन निकालना है। सो गाइज इस तरीके से जब भी कभी ये क्वांटिटीज दी जाए तो सबसे पहले तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे 6 6 6 7 7 एंड 4 टाइम्स 8 है इसमें। सो गाइज सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मीडियन। सो गाइज जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, यानी यहाँ पे टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये ऑड है तो इसका मीडियन निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है n+1/2 अथ टर्म। n+1/2 अथ टर्म जो होती है हमारी वो मीडियन होती है। सो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 9, तो 9+1/2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी वो मीडियन होगी। फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 यानी 7। हमारा जो मीडियन है, मीडियन मतलब सेकंड वाली चीज जो यहाँ पे मीडियन बोला गया है, मीडियन, तो ये हमारा 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक होगा। बट लेकिन कौन सा होगा उसके लिए हमें मोड निकालना ही पड़ेगा। अब मोड निकालने के बाद लिए हम क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट वही है कि उन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें और इसमें देखें सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वर्ड कौन सा है। सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वर्ड जो है इसमें ये है 8, तो यही हमारा मोड हो जाएगा। तो मोड हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8। सो इसी बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मोड इज 8 एंड मीडियन इज 7। सो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट लेकिन इन क्वेश्चंस का पॉइंट ये है कि ये बहुत से बच्चे छोड़ कर आते हैं क्योंकि उन्हें आता नहीं है मीन मीडियन मॉड का कॉन्सेप्ट। बट लेकिन आप स्टडी फॉर सक्सेस देख रहे हैं, आपके लिए एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी आरआरबी एनटीपीसी के। सो गाइज चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमसे फैक्टर्स पूछे गए हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने के लिए हम सबसे पहले इसे इक्वल्स टू 0 बनाएंगे, यानी कि 42 को इधर लाएंगे और इस तरीके से 0। और 42 के रूट्स हमें पता ही है, 42 के फैक्टर 7 इंटू 6 होता है। सो यहाँ पे x² + 7x - 6x - 42 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x+7 आएगा। वैसे ही अगर मैं एग्जाम में होता हूँ तो मेरे को ये चीज बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। बार बार अगर मैं वहां पे बैठता हूँ तो ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है कि जिनका आंसर विद इन 1 मिनट निकाला जा सकता है। वहां पे मुझे ये ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि +7 - 6 मुझे यहाँ लिखना है, तो x+7 और x - 6 हमारा रूट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो भी वैसे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ये इस तरीके क्वेश्चन लेते नहीं अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि भले ही 2 सेकंड फालतू लग जाए बट आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन में हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, LMN एंड UVW। इसमें हमें बताया गया दोनों सिमिलर हैं और हमें यहाँ पर ये साइड दी हुई है LM, इस LM ये वाली साइड, इसको S से डिनोट किया गया है और UV ये वाली साइड इसे 32 से डिनोट किया गया है। और ये MN मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, LM को बताया गया है S और UV को बताया गया है 32 और MN को बताया गया है 7 और VW को बताया गया है 28। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं
तो इनमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे कि एल एम अपॉन यू वी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी ना, देखो ये वाली साइड एल एम, ये वाली साइड एल एम अपॉन यू वी, ये दोनों ट्राइंगल जो है इनकी ये वाली साइड जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही कहलाई जाएंगी ये। और इसी तरीके से एम एन अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दिया, इन्हें इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा एस अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 28। अगर मैं इसे कट करता हूं तो ये 7 4 जा 28 और 4 8 जा 32, तो एस की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 8। सो गाइज ये तरीका था एक सिमिलर ट्राइंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल से रिलेटेड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है हमें और इसकी डायगोनल की लेंथ पूछी गई है और यहाँ पे हमें ब्रेथ 7 बता दी गई है और इसका एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ 168 बता दिया गया है। सो लेंथ यहाँ पे निकालने के लिए अगर हमें ब्रेथ दी हुई है 168 बाय 7 दैट इज 24। सो गाइज ये लेंथ हमारी यहाँ पे हो गई 24 और ये हमारा हो गया 7। सो गाइज अब अगर हम इसे देखें, इसमें पाइथागोरस, ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। पर लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। सो उसमें ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। तो इसमें एक ट्रिपलेट होता है 24 7 और 25, जिसमें 25 हाइपोटेन्यूज होता है एज यूजुअल। सो इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है टाइम वेस्ट करने की, ये सीधा 25 हो जाएगा यानी 25। सो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है हमारा यानी कि डायगोनल 25। सो आपने देखा किस तरीके से हमारा ये ट्रिपलेट, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट जो कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उस ट्रिपलेट के थ्रू, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारा आंसर देखते ही देखते, ये तो विद इन 30 सेकेंड वाला क्वेश्चन था जिसको 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। सो गाइज अगर आप इसी तरीके के कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेस्ड 10 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल containing 10 pencil each at 100 per box and sold each pencil at a profit of 12%। यानी उसने 10 पेंसिल के डब्बे खरीदे और एक पेंसिल के डब्बे में 10 पेंसिल हैं, यानी कि टोटल 100 पेंसिल हमारे पास हो गई। हमारे पास टोटल 100 पेंसिल हो गई। अब इसने अब उसने बताया है ये ऑलरेडी कि एक डब्बे की कीमत 100 रुपये है, तो यानी देखा जाए तो इन 100 पेंसिल की कीमत देखा जाए तो 1000 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि डब्बे 10 हैं और 100 हमारी कॉस्ट है पर डब्बे की, तो 1000 रुपीज हमारे कॉस्ट हो गई 100 पेंसिल की। अब देखा जाए तो 12% का वो फायदा बोल रहा है एक पेंसिल पे, तो 12% का फायदा निकालने के लिए सीधा हम इसमें पर पेंसिल बोल रहा है ना, तो 112 बाय 100, 12% का फायदा निकाल करने के लिए हम ऐसे कर देंगे और दैट इज 20 से 20 और ये 1120, यानी कि एक्चुअल प्राइस जो प्रॉफिट के बाद उसने बेचा होगा वो होगा 1120, यानी ऑप्शन बी वुड बी आर करेक्ट आंसर। गाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आई है कि मैंने कैसे यहाँ पे 112/100 लिख दिया है, सो इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जब कभी भी उसने जैसे बोला था कि 12% के फायदे से वो बेच रहा है, यानी 12% बढ़ा के बेच रहा है, तो ये जो मापदंड होता है ये हम 100 के रेस्पेक्ट में जोड़ लेते हैं, यानी 100 पे 12% हो जाएगा 112। और जब उस क्वांटिटी को हम
12% बढ़ाकर निकालते हैं तो इस तरीके से 100 में जोड़कर डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि कोई भी क्वांटिटी जिसमें हमें बोला जाए कि इस पे 12% प्रॉफिट लिया या 12% बढ़ाकर जब हम निकालेंगे तो वो बढ़ी हुई क्वांटिटी क्या होगी, आप सिंपली 100 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 112/100 से, तो आपकी वो क्वांटिटी ही निकल के आएगी, वो भी बढ़ने के बाद। सो गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि 280 और 144 का एचसीएफ क्या होगा। सो गाइस वैसे तो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट लेकिन यहाँ पे हम सबसे रिलायबल मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है डिवीजन मेथड। बहुत ही ज़्यादा पुराना मेथड है, ऐसा कोई न्यू मेथड नहीं है कि डिवीजन मेथड। एक नंबर को अंदर रख लो, छोटे वाले नंबर को बाहर रख लो, सीधा डिवाइड करना शुरू करो। 144 6 7 3 136। अब इसमें ये वाली जो टर्म है ये अंदर चली जाती है, 1 this would be 8। सिमिलरली अब ये वाली टर्म जो है ये अंदर 136 चली जाएगी। अब ये हो जाएगा 1 7 जा 56, ये 56 से पूरा कर जाएगा। जब यहाँ पे कुछ ना बचे, जीरो आ जाए, तो वहां पे जो ये वाली टर्म होती है ना वही हमारा एचसीएफ होती है। यानी इस क्वेश्चन में 8 इज इक्वल्स टू एच सी एफ, हमारा ये 8 जो है आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते ही हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, एसएससी वगैरह भी पूछ बैठता है इस पे कि फ्रैक्शन दे देता है और उन्हें फिर असेंडिंग ऑर्डर में बोलता है लगाने के लिए, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी ऑप्शन उठा लो और उसे चेक करने लग जाओ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। अब अच्छा, अब फ्रैक्शन बड़ा कौन सा होता है ये चेक करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज जैसे ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, इसमें से हमने दो फ्रैक्शन उठाए 2/3 और 3/4। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा कैसे पता चलेगा। अब या तो डिवाइड करते रहो बैठ के, या फिर एक बहुत अच्छा तरीका है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यानी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये 3 3 जा 9। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर बड़ा हो वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। जैसे 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 स्मॉलर है 3/4 से। चेक कर लेना अगर आपको यकीन ना हो तो। बाकी हमें पता चल गया 3/4 बड़ा है। अब 3/4 को हम चेक करेंगे सेम मेथड से 4/5 से। 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, तो 15 छोटा है 16 बड़ा है, यानी 3/4 छोटा रह गया 4/5 से। और 4/5 और 1/2 को अगर हम चेक करते हैं 1/2, तो 8 और 5, यानी कि 4/5। ऑब्वियसली 4/5 वैसे भी बड़ा ही अलग ही दिख रहा है, बट लेकिन चेक करने के लिए कि हमारा मेथड कितनी अच्छे से काम कर रहा है मैंने आपको करके दिखा दिया। यानी 4/5 हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इन सभी फ्रैक्शन में। एक्चुअल में ये चार ही फ्रैक्शन है और चारों को अरेंज करके दिखा रखा है। यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन एक ही ऑप्शन में 4/5 सबसे बड़े फॉर्म में, यानी कि सबसे बड़े प्लेस पे रखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होता है। सो ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वो बोल रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यानी एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था और वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है, ठीक है। और उसे टोटल टाइम जो लगता है वो पूरा डिस्टेंस पूरा करने में वो 5 घंटे लगता है। तो वो पूछ रहा है वो दूरी यानी टोटल दूरी कितनी थी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को इजी रखने के लिए उस टोटल डिस्टेंस को डी से ही डिनोट करेंगे। क्लियर। सो हमारे पास क्या है, हमें टाइम दिया हुआ है टोटल 5, यानी 5 हमारा टोटल टाइम है। अब टाइम इज इक्वल्स टू हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब यानी आधा डिस्टेंस तो वो कवर कर चुका है अपनी उसी स्पीड से 3 से, प्लस बाकी का आधा बचा हुआ डिस्टेंस वो करता है स्पीड दोगुना करके, यानी 3 का दोगुना 6। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? और अगर दिक्कत है तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व हम करेंगे तो d कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा d इंटू 12, हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये 3, और ये 1/4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा d/4, ये 5 था इधर, तो d हमारा यहाँ से आ जाएगा 5 4 जा 20 किलोमीटर। क्वेश्चन तो वैसे समझने वाला था, सॉल्यूशन तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट लेकिन क्वेश्चन समझने वाला था। अगर आपको समझ आ जाता है तो क्वेश्चन इजी है, इट्स अ केक वॉक। बाकी जो मेजर फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है वो यही हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आधा आधा डिस्टेंस इसने कवर किया था तो वही है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा स्पीड है, आधा डिस्टेंस ये था और उसे इस स्पीड से पूरा करा गया, आधा डिस्टेंस ये था और उसे इस स्पीड से पूरा गया किया गया। बाकी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको जरूर से समझ में आएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है जिसमें बोला गया है कि इफ द सम ऑफ डिजिट इज 9 and the difference between the digit in the tens place and unit place is 1. So guys, digit at tens place यानी 10x plus y is equals to 9. is equals to 9, और इसी तरीके से डिफरेंस बोल रहा है 10x minus y is equals to 1। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20x बराबर 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब अगर x 1/2 है तो हमारा y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 4। जैसे ही हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे ना 1/2, यानी कि 10/2 5, 5 माइनस 1 y उधर जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 4। ठीक है, अब ये x और y की वैल्यू को जब हम इधर रखेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि बेसिकली ये वैल्यू हमारी आ कैसे कैसे रही है। जैसे ही हम इसे यहाँ रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये, क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमारी वैल्यू है ना वो है 10x और y, ये हमारी वैल्यू है, यानी ये तो हमारा टेंथ प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है और ये हमारा यूनिट प्लेस है। तो टेंस प्लेस में x की वैल्यू रखेंगे, यानी 10/2 5, और ये हमारा हो जाएगा y की प्लेस 4 है। तो ये हमारा जो होता है ये 10x y, ये लिखने का तरीका होता है, दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो ये हमारा 54 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से हमने xy की वैल्यू निकाली और उसे वहां पे पुट कर दी, तो जैसे ही पुट करी हमारा आंसर हमारे सामने निकल के आ ही गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, काफी मजा आएगा इसे सॉल्व करने में। इसमें बोला है एक स्क्वायर ग्राउंड है, एक स्क्वायर ग्राउंड है, सॉरी फॉर द फिगर, अगर स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है तो भी समझ लेना समझने के लिए। उसने बोला है कि इसकी एक साइड पे अंदर की तरफ जब पौधे लगाते हैं तो एक साइड पे टोटल 100 पौधे आते हैं, डॉट 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 कर करके, ठीक है, डॉट 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 कर करके। तो अगर चारों साइड पे लगाएंगे तो टोटल कितने पौधे आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल टाइट जगह बिना छोड़े अगर एक एक पौधा करके लगाते हैं ना तो 100 पौधे एक साइड पे आते हैं, बिल्कुल एज से लेके, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। अब ऐसा ही अगर हम चारों साइडों में करेंगे तो टोटल कितने पौधे आ जाएंगे। बस समझने वाली बात यहाँ पे ये है छोटी सी, कि यहाँ पे आपने इस लाइन में पूरे 100 पौधे लगा दिए, जब आप इधर से लगाने शुरू करेंगे ना ये डॉट 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 कर करके, तो ये लास्ट में जो है ना
ये वाला पौधा कॉमन होगा, यानी इस लाइन का भी ये कॉमन होगा, ये वाला पौधा, ये वाला जो पौधा होगा ना यहाँ पे ये कॉमन होगा, यानी इधर से इसका 100 और इधर से जब गिनती शुरू करेंगे डॉट 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 कर करके, जब हम यहाँ से डॉट 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 कर करके शुरू करेंगे ना, ये वाला पौधा ये यहाँ पे ये कॉमन होगा, ये इस तरीके से। सेम सीन यहाँ पे होगा, ये ऐसे, और सेम यहाँ पे ऐसे होगा। ये कॉमन पौधे होंगे, यानी ये दो साइडों में आ रहे होंगे, दोनों तरफ से। समझ आया आपको? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट कभी कभी हो जाता है। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये चार पौधे कॉमन है, यानी अगर मैं कॉमन को छोड़ के ये देखूं कि वैसे कितने पौधे आ सकते हैं, तो 100 इंटू 4, क्योंकि 4 साइड है, ये हो गए 400। बट लेकिन चार पौधे जो हैं वो कॉमन है, वो इसमें से हमें माइनस करने ही पड़ेंगे, यानी 396 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो एक बार आप खुद एनालिसिस करिए इस क्वेश्चन का, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, या फिर आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि मैं एक्चुअली में बोलना चाह क्या रहा हूँ। चलिए 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 बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस एंड टी दो लोग हैं जो कंबाइंडली यानी इकट्ठे होके कोई काम एस प्लस टी इकट्ठे होके एक काम 50 दिन में कर सकते हैं। देखिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ये और बच्चों के लिए, पर आप स्टडी फॉर सक्सेस पे आए हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक यानी यूनिटरी मेथड से करके दिखाया जाएगा ये क्वेश्चन होता कैसे है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। अब 50 दिन में तो पूरा काम ही कर दे रहे थे, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? इस 50 को इधर ले आओ ना, यानी एक दिन में एक दिन में ये 1/50 काम कर रहे हैं, और वो बोल रहा है 20 दिन का बताओ, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना। हमें एक दिन का पता चल गया, तो 20 दिन का निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो कट गया। वो बोल रहा है कि 20 दिन में तक तो उन्होंने काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, तो काम बच कितना गया? अब 20 दिन में उन्होंने 2/5 काम कर दिया, तो टोटल काम था 1, 2/5 उन्होंने कर दिया, तो बचा हुआ निकालने के लिए माइनस ही तो करेंगे ना टोटल काम में से किया हुआ काम, ये हो जाएगा 3/5, यानी ये काम वो है जो बच गया, इसे हम बोल देंगे रिमेनिंग वर्क। समझ आया आप लोगों को? यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, और दिल से जो भी आपको फील आए हमारी वीडियो को देख के, हमारे पढ़ाने के तरीके को देख के, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें। और नया चैनल है, इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना इज जस्ट लाइक पेइंग फी टू योर टीचर। सो गाइज इसी नोट के साथ फिलहाल इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी नए और यूनिक टॉपिक के साथ। वैसे ही हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एनटीपीसी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।